मेरे देवर के पास अचानक ना जाने कहां से बहुत ज्यादा पैसा आ गया था। हमारा ताल्लुक गरीब घराने से था, लेकिन अचानक इतना ज्यादा पैसा आना मेरी समझ से बाहर था। मैं विधवा थी। कुछ साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया था और मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मेरा एक 6 साल का बेटा था। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और अभी मेरी उम्र 26 साल थी। पति के देहांत के बाद मेरे पास सिर्फ देवर का सहारा था। मेरे मायके में सिर्फ मेरी माँ थी, जो मेरी शादी के अगले साल ही दुनिया से चली गई थी। बाकी किसी रिश्तेदार से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे और मेरे बेटे को सहारा देंगे। इसलिए मैंने देवर के साथ रहने का फैसला कर लिया। मेरे दूर के रिश्तेदार आकर मुझे समझाने लगे कि देवर मेरे लिए गैर मर्द है और मुझे उसके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। तो फिर मैं उनसे कहती कि आप लोग मुझे अपने घर में रख लें, लेकिन मेरी ये बात सुनकर वह सब खामोश हो जाते। अभी के वक्त में कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, लेकिन मेरे देवर ने मुझे से वादा किया कि वह मेरा और मेरे बेटे का सहारा बनेगा। मुझे सबने बहुत परेशान किया कि हमारा एक छत के नीचे रहना गलत है, लेकिन इसके बावजूद कोई मुझे साथ रखने को तैयार न था। मुझे समझ आ गया था कि लोगों को सिर्फ बातें बनाना आती हैं। अगर लोगों को मेरी वाकई में इतनी फिक्र होती तो वह मुझे सहारा देते, लेकिन उन सबको मेरी कोई फिक्र नहीं थी। उनको सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करना था और कुछ नहीं। मैंने एक अलग इलाके में रहने का फैसला किया। मेरे देवर ने कहा कि उस इलाके का माहौल सही नहीं है। मैंने उसके बारे में बहुत सी बातें सुनी है कि वहाँ औरतों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको वहाँ रहने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मेरा भतीजा मेरे मरे हुए भाई की एक ही निशानी है और मैं उसकी देखभाल करने के लिए काफ़ी हूँ और उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। अपने देवर की बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई, लेकिन मुझे जमाने की बातों ने परेशान किया हुआ था। फिर मेरे देवर ने कहा कि हम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए हम वो शहर छोड़कर आ गए। यहाँ पर हमें कोई जानता नहीं था और हमने किसी से बात भी नहीं की और रिश्ता भी नहीं रखा, क्योंकि हमारे रिश्ते पर फिर से सवाल उठाए जाते। अगर कोई मोहल्ले की औरत मेरे घर आती और मेरे देवर और मेरे रिश्ते पे सवाल करती तो मैं उसे यही जवाब देती कि वह मेरा छोटा भाई है। फिर इस मोहल्ले में सबको यही लगता कि मैं अपने भाई के साथ इस घर में रहती हूँ, इसलिए यहाँ हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे पास मेरी शादी का जेवर था, जिसे बेचकर हम लोग यहाँ आए थे। उससे पहले मेरे देवर ने कारोबार शुरू कर दिया था और वो अपने कारोबार में दिन रात की तरक्की करता चला गया। घर में बहुत सारा पैसा आने लगा। मैंने कई बार देवर से उसके कारोबार के बारे में पूछा, लेकिन उसने हर बार मेरा जवाब टाल दिया। फिर मैंने भी ज्यादा पूछताछ नहीं की। मेरे लिए इतना काफी था कि पैसे आ रहे थे। मेरा देवर एक अच्छा इंसान था। मुझे उससे किसी भी गलत काम की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने ज्यादा छानबीन नहीं की। देवर के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया और हमने ये मोहल्ला छोड़ दिया और बहुत बहुत बड़ा घर खरीद लिया। अब हम बड़े घर में रहने लगे थे। हमारा रहन सहन अमीरों के जैसा हो गया था। ज्यादा पैसे आने की वजह से अमीर हो गए सारे रिश्तेदार गरीब थे और बार बार हमारे घर आने लगे। मेरे देवर की शादी नहीं हुई थी और मेरे देवर का पैसा देखकर सबकी आंखें चमकने लगी और मैं उन सबकी आंखों में खटकने लगी। वह लोग जिन्हें पहले ही देवर के साथ रहने पर ऐतराज था, अब तो और ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहे थे। कुछ ने तो ये कह दिया कि देवर के साथ शादी कर लो वरना अलग रहो, तुम्हारा उसके साथ रहना सही नहीं है। सभी की बातों ने मेरा दिल बहुत दुखाया था। वाकई में मेरा उसके साथ रहना सही नहीं था, लेकिन उन्हीं लोगों से जब मैं कहती कि मुझे अपने साथ रख लो तो वही लोग मुंह फेर लेते। बड़े घर में आने के बाद मैंने एक नौकरानी रख ली थी जो हर वक्त हमारे साथ रहती थी, यानी कि मैं घर में अब अकेली नहीं रहती थी। अमीर होने के बाद फिर देवर ने एक और काम शुरू कर दिया।
वह हर महीने 40 लड़कियों की शादी करवाता था। वह लड़कियां बहुत गरीब घराने से होती थी। फिर शादी करवाने के बाद उस कपल को हनीमून के बजाय तीर्थ यात्रा पर भेज देता था और सारा खर्चा खुद उठाता। देवर के इस काम से मैं बेहद खुश हो गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी लड़कियां तीर्थ के लिए जाती वापस विधवा होकर आती। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि ऐसा हर लड़की के साथ होना लगा था। ये बातें सुनकर मेरा देवर भी परेशान हो गया था क्योंकि उसने ऊपर वाले के दर्शन के लिए ये जिम्मा उठाया था गरीब लड़कियों की शादी करवाने का और उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजने का। लेकिन ये अजीब किस्म की अनहोनी होने लगी थी। मेरे देवर ने कहा कि मैं इस बात का किसी लड़की को पता न चलने दूं कि जो भी लड़की शादी के बाद तीर्थ यात्रा पर जाती है वह विधवा होकर वापस आती है। मुझे देवर की बात बहुत अजीब लगी थी। मेरे हिसाब से तो लड़कियों को मालूम होना चाहिए था और तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले, क्योंकि बहुत ही अजीब किस्म का हादसा होता था जो हर लड़की के साथ हो रहा था जो कि तीर्थ यात्रा से वापसी आ रही थी। मैंने अपने देवर को ये बात समझाने की कोशिश की कि लड़कियों को पहले इस बारे में मालूम होना चाहिए कि यात्रा से वापसी के वक्त उनके पति का देहांत हो जाता है। लेकिन मेरी इस बात पर जिंदगी में पहली बार मेरा देवर मुझ पर भड़क उठा था। अचानक इस तरह के रवैये ने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। उसके इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। मेरे देवर ने इससे पहले मुझसे इस अंदाज में कभी बात नहीं की थी, बल्कि वह मुझे अपने भाई की विधवा मानता था और उसी अंदाज से वह मुझे अपनी बड़ी बहनों का दर्जा दिया करता था। लेकिन आज जिस तरह मेरे देवर ने मुझसे बात की थी उसके इस रवैये पर मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। मेरा देवर मुझसे बदतमीजी करके जा चुका था, जबकि मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर मेरे देवर को क्या हुआ है। मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया और उसे सुला दिया, जबकि मेरी नींद उड़ चुकी थी क्योंकि मेरे देवर का रवैया दिन ब दिन काफी ज्यादा अजीब होता जा रहा था। मैंने अपने देवर को हमेशा नरमी से बात करते हुए देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे देवर का जो रूप मेरे सामने आ रहा था वह किसी भी तरह यकीन करने वाला नहीं था। अब तो मेरा देवर दिन ब दिन काफी ज्यादा बदतमीज होता जा रहा था। आज जब अचानक से उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की तो मैं हैरान रह गई। मेरा देवर रात भर ना आया और मैं उसका इंतजार करती रही। कहीं ना कहीं अब मुझे इस बात पर शक होने लगा कि वह कोई गलत काम तो नहीं करता, क्योंकि दिन ब दिन घर में इतना पैसा आना और अब जो हकीकत मुझे पता चली थी कि लड़कियों को तीर्थ यात्रा पर भेजना और उनके पति का देहांत होना जाना, तमाम बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और कड़ी से कड़ी मिलान पर मुझे इस बात पर यकीन होने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। उस रात वह घर वापस नहीं आया था। वह अगले 3 दिन से घर वापस नहीं आया। मुझे अब काफी परेशानी होने लगी थी कि आखिर मेरा देवर गया तो गया कहाँ, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरा देवर 3 दिन तक घर वापस ना आए। मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। मैंने अपने कमरे में से बाहर आकर देखा तो मेरा 6 साल का बेटा अपने स्कूल गया हुआ था और कुछ ही देर में मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया। दिन के इस वक्त मेरा देवर कभी भी मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन आज इस हालत में मेरे कमरे में आया था। उसे देखकर मैं हैरान हो गई क्योंकि मेरा देवर ड्रिंक के नशे में धुत था। मैंने आज तक अपने देवर को किसी गलत चीज को हाथ लगाते हुए भी नहीं देखा था। इस वजह से मेरे लिए काफी बड़ा झटका था कि मेरा देवर ड्रिंक करके आया है। मेरे देवर के कदम लड़खड़ा रहे थे और वह मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं हैरान और परेशान थी। उसका एक एक अंदाज देख रही थी जब वह अचानक मेरे पास आया और आते ही मेरे कदमों में गिर गया। मैं हैरान रह गई कि भला इसे अब क्या हो गया है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। शायद उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक पी रखी थी। वह बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। मेरे कदमों में गिरते हुए अचानक से फूट फूट कर रोने लगा। मैं हैरान परेशान रह गई। वह रो क्यों रहा है, जबकि रोते रोते वही बेहोश हो गया। दोपहर के इस वक्त मेरे कमरे में आकर बेहोश हो गया। इस वक्त घर में वो और मैं अकेले थे। जो नौकरानी मैंने रखी थी आज छुट्टी पर थी। मैं अकेले ही जैसे तैसे करके उसे उसके कमरे तक
पहुंचाया और उसे फर्श पर लिटाकर अपने कमरे में आ गई। उस कमरे का दरवाजा मैंने पहले ही लॉक कर चुकी थी, जबकि मेरे बेटे के स्कूल से वापसी का वक्त हो चुका था। अब मुझे अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल जाना था। देवर के कमरे को मैंने ताला लगा दिया था ताकि ऐसी हालत में वह कहीं भी ना जा सके, और खुद मैं अपने बेटे के स्कूल चली गई। बेटे को स्कूल से लेकर जब वापस घर आई तो मेरा देवर अभी तक अपने कमरे में लॉक था। अपने बेटे को नहलाने के बाद मैंने उसे खाना खिलाया और वह ट्यूशन पढ़ने के लिए चला गया। उसके ट्यूशन जाते ही मैंने देवर के कमरे का ताला खोला तो देखा वह अब तक वैसे ही बेहोश पड़ा था। अब मुझे उसकी हालत पर हैरानी होने लगी थी, क्योंकि वह काफी वक्त से ऐसे ही बेहोश पड़ा था। शायद ड्रिंक का नशा बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वह अपने होश में नहीं आ पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि जिससे वह होश में आ जाए। फिर अचानक से मुझे एक ख्याल आया और मैंने फौरन वही किया जो मेरे दिमाग में आया। मैं किचन में जाकर पानी का जग भरा और पानी लेकर देवर के पास आई और पूरा का पूरा जग उसके चेहरे पर पलट दिया। एकदम से पानी गिरने की वजह से हड़बड़ाकर उठ गया, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह से होश में नहीं था। मैंने उसे कहा कि फिलहाल तुम बेड पर सो जाओ, जब तुम होश में आओगे तब मैं तुमसे बात करूंगी। मेरा देवर शायद वाकई में होश में नहीं था, इसी वजह से सर हिलाता बेड की तरफ बढ़ गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जबकि उसकी हालत देखकर मुझे अब रोना आने लगा था। सारा दिन गुजर गया, लेकिन मेरे देवर को पूरी तरह होश नहीं आया। उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज उसने पहली बार ड्रिंक पी थी, क्योंकि अगर वह इस चीज का आदी होता तो यकीनन उस पर इतना गहरा असर ना होता। तकरीबन रात के 11 बजे अचानक मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैं अपनी जगह से उठी और एक नजर बेटे को देखा और एक नजर दरवाजे को। मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि दरवाजे पर मेरा देवर ही होगा, क्योंकि सारा दिन बीत चुका था। तो मुझे इस बात का यकीन था कि अब मेरे देवर का नशा उतर चुका होगा। अब मुझे हर हाल में उससे वजह जाननी थी कि आखिर में वह क्या करता है, फिर रहा है। मैं धीरे से बेड से उतरी और अपने बेटे का ख्याल करते हुए धीरे धीरे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोलने के बाद मैं बाहर जाकर देखी तो मेरा देवर बाहर ही खड़ा था, लेकिन दोपहर के मामले में इस वक्त बेहद अलग होलिये में था। उसकी नजर झुकी हुई थी, बाल गीले थे और उसकी झुकी नजर इस बात का इकरार कर रही थी कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है। लेकिन फिलहाल मुझे उसकी शर्मिंदगी की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मुझे इस बारे में जानना था कि आज उसने इतना घटिया काम किया तो क्यों किया। मैंने उससे पूछा, तुमने आज ड्रिंक की थी? जबकि इस बात पर वह मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने धीरे से सर हिलाया। ये बात तो मैं पहले ही समझ चुकी थी कि वह ड्रिंक करके आया है। वह तो बस मैं उसके मुंह से सुनना चाह रही थी। जैसे ही उसने सर हिलाया मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने उससे पूछा, क्यों ड्रिंक की थी तुमने? तो वह मुझसे देखकर नजरें ना मिला पाया। मैं उससे दोबारा पूछी कि आखिर तुमने ड्रिंक क्यों की थी? मेरी बात सुनकर मेरा देवर अपना सर झुकाकर कहने लगा कि मैंने जानबूझकर ड्रिंक नहीं की थी। वह तो मेरे दोस्तों ने मुझे ये कहकर पिला दी थी कि ये तो सिर्फ एक सादा सा शरबत है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो यकीनन मैं वह जूस हरगिज ना पीता। मुझे अपने देवर की इस बात पर यकीन आ गया था, क्योंकि ये बात तो मैं पहले दिन से ही जानती थी कि मेरा देवर बिल्कुल गलत इंसान नहीं है, बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह था। और वह भी मुझे अपनी बड़ी बहन का दर्जा देता था। मैंने उसे बड़ी बहन होने का नाता समझाया कि तुम इस तरह के दोस्तों से दोस्ती खत्म कर दो। लेकिन मेरी ये बात सुनकर उसने अचानक से अपना सर उठाया और जिन नजरों से उसने मुझे देखा वो एक पल के लिए मुझे हैरान कर गया। और फिर जब वह बोला तो उसके अल्फाज मुझे हैरान कर गए। वह कहकर रुका नहीं था, बल्कि अपनी बात पूरी करके वहां से चला गया था। जाते जाते ये भी कह गया कि मैं अब तकरीबन 1 हफ्ते तक घर नहीं आ सकूंगा और 1 हफ्ते का उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसे उसे पूरा करना है। मैं उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वह क्या
काम करता है जिसकी वजह से उसके पास इतना पैसा आ रहा है, और ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे 1 हफ्ते के अंदर ही पूरा करना है। लेकिन मेरी बात सुनने से पहले ही अपनी बात कहकर वहां से जा चुका था। उसकी कही बात मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि उसके दोस्तों की वजह से ही तो उनके घर इतनी दौलत आ रही है। उसके दोस्तों ने ही तो इसे इस काम का बताया था, जिसके बदौलत वह चंद महीनों में इतना अमीर हो गया, और अब वह किसी भी कीमत पर इस काम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस काम को अपनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इस काम से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उसके अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। आज पूरे 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन मेरे देवर का कोई अता पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरा देवर आखिर कहाँ गया है और वह क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से उसे चंद दिनों में इतने पैसे मिल रहे हैं। मैं हैरान परेशान थी, बस यही सोचती रही कि आखिर वह ऐसा कौन सा काम करता है, लेकिन जवाब ना मिला। ठीक है, 1 हफ्ते बाद जब मेरा देवर वह घर वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि आखिर वह 1 हफ्ते तक कहाँ था, तो उसने मुझे बताया कि वह 1 हफ्ते से सऊदी में था। उसकी ये बात सुनकर मुझे झटका लगा, क्योंकि उसने तो मुझे बताया ही नहीं था कि वह शहर से बाहर जा रहा है, और जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि वह मुल्क से बाहर गया था, क्योंकि आज से पहले तो वह मुल्क में रहकर ही काम कर रहा था। अक्सर वह दूसरे शहर जाता रहता था और मुझे बताकर जाता था कि वह दूसरे शहर जा रहा है काम के सिलसिले में, लेकिन आज जो बात उसने मुझे बताई थी वह मुझे हैरान कर गई थी, क्योंकि दूसरे मुल्क जाना इतना आसान काम नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि मेरा देवर 1 हफ्ता सऊदी रहकर आया है, और जब पता चला तो उसकी ये बात सुनकर मुझे वाकई में बहुत ज्यादा हैरत हुई। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर 1 हफ्ता में सऊदी में क्या कर रहा था। मेरी बात सुनकर उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा सोने का हार मेरे सामने किया, जिसे देखकर मेरी आंखें चमक गई, क्योंकि रात में इस वक्त खूबसूरत लाइट की रोशनी में वह सोने का हार चमक रहा था, और उस हार को देखते ही उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। मैंने अपने देवर से पूछा कि वह ये कहाँ से लाया, तो उसने कहा कि सऊदी के शेख ने उसे तोहफे के तौर पर दिया है। मुझे उसकी इस बात पर हैरत हुई, भला इतना महंगा तोहफा कोई बिना वजह क्यों देगा। मैंने उससे वजह पूछनी चाही तो उसने कहा कि आप आम खाएं, गुठलियां मत गिनिए। ये हार मैं आपके लिए लाया हूं, तो बेहतर है आप इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लें। लेकिन मैंने अपने देवर से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम काम क्या करते हो, तब तक मैं ये हार नहीं रखूंगी। जबकि मेरी इस धमकी पर मेरा देवर परेशान हो गया और वह हार लेकर वहां से चला गया। मुझे अब हकीकत जाननी थी, क्योंकि आज से पहले मेरे देवर ने कभी मेरा कोई हुक्म नहीं टाला था, और आज वह इस तरह यहाँ से चला गया बगैर कोई जवाब दिए। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था, और अब अक्सर ही मेरा देवर मुल्क से बाहर जाने लगा था, कभी सऊदी तो कभी कहीं। मैं जब भी पूछती तो वह मुझे यही कहता कि आप परेशान ना हो, बस आपकी जरूरत की हर चीज आपको घर बैठे मिल जाएगी। एक दिन वह मुझे कहकर गया वह सऊदी जा रहा है। मुझे कुछ ना कुछ गलत लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह सऊदी नहीं बल्कि कहीं और जा रहा है। इसीलिए मैंने उससे जिद की, मैं भी तो विधवा हूँ, मुझे भी तीर्थ यात्रा पर भेज दो। पहले तो मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गया, लेकिन फिर वह मेरी बात पर सर हिलाने लगा, और अगले दिन ही उसने मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। लेकिन शायद वह भूल गया था कि वह मुझे अकेले भेजना चाहता था, लेकिन हकीकत में मैं उन्हीं लड़कियों के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई। लेकिन तीर्थ यात्रा पर पहुंचते ही जो मैंने देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। उसने मेरे पैरों तले से जमीन सरका दी, क्योंकि मैं तो तीर्थ यात्रा पर नहीं पहुंची बल्कि उन लड़कियों के साथ साथ मैं भी सऊदी पहुंच गई थी। लेकिन मेरे देवर ने मुझे वहां देख लिया था, और उसने पहली फुर्सत में मुझे वहां से निकाल कर वापस भेज दिया। उसने मुझसे कहा था कि वह अभी कुछ दिन सऊदी रहने वाला है और वापस आकर मुझे सब कुछ बता देगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अचानक से घर का दरवाजा बजा, तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं आता
आता। मैं दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं डर गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि सामने ही मेरा देवर खून से लथपथ खड़ा था। उसकी सफेद रंग की शर्ट खून से तर थी और चेहरे पर भी खून लगा हुआ था। उसके माथे पर खून की बूंदें टपक कर घर के मार्बल के फर्श पर गिर गई थी। मैंने फौरन डॉक्टर को फोन किया और चंद मिनट में ही डॉक्टर घर पर मौजूद था। उसने मेरे देवर के तमाम जख्मों को साफ किया और उसे नींद की दवाई देकर चला गया, जबकि मैं परेशान से अपने देवर को देख रही थी। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है। वो कहने लगा, गलत का अंजाम बुरा ही होता है। मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा था तो उसकी सजा तो भुगतनी थी। मैंने भगवान से दुआ मांगी थी कि मेरे गुनाहों की सजा मुझे इसी दुनिया में मिल जाए। उस दुनिया की सजा बहुत मुश्किल होती है, इस दुनिया में भुगत लो तो बेहतर है। मैंने उससे पूछा कि क्या गलत काम करने लग गए थे तुम तो। उसने मुझे बताया कि मैं लड़कियों की शादी नहीं करवाता था, बल्कि मैं एक गैंग के लिए काम करता था। गरीब घराने की लड़कियों को शादी के जाल में फंसाकर उन्हें गैंग के आदमियों से उनकी शादी करवाया करता था और शादी के बाद उन्हें तीर्थ यात्रा के नाम पर बाहर मुल्क भेज दिया जाता था। जैसे ही वह लड़कियां बाहर मुल्क पहुंचती थी तो उन्हें बेच दिया जाता था। 10 या 15 दिन के बाद ये कहकर उन्हें वापस भेज दिया जाता था कि उनका पति मर चुका है, क्योंकि ये बात तो वह लड़कियां खुद भी नहीं जान पाती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या वही उनके असली पति हैं या नहीं। उन्हें तो बस ये बताया जाता था कि उनकी शादी इस आदमी से हुई है, लेकिन हकीकत में वह गैंग लड़कियां बेच देता था, जिसकी मुंह मांगी कीमत उसे मिलती थी। इस काम के लिए अलग अलग मुल्क से लड़कियों का इंतजाम किया जाता था और इसी तरह हमारे इलाके से मैं और मेरे दोस्त यही काम करते थे। हम लोग गरीब लड़कियों को शादी का लालच देकर बाहर मुल्क भेज देते थे और वहां उनके साथ क्या होता था ये वह लड़कियां खुद भी नहीं समझ पाती थी, क्योंकि वह जिन लोगों के साथ रहती थी उन्हें यही लगता कि वह उनके पति हैं, लेकिन हकीकत में उनके पति नहीं होते थे, बल्कि वह लड़कियां उन्हें बेची गई थी। मुझे इस बात का एहसास हो गया था, उसी वजह से मैंने उनसे माफी मांग ली थी और मैं उस गैंग को मना भी कर दिया था कि अब से ये काम नहीं करना चाहता। उस वजह से उसने अपने बंदे भेजकर मुझ पर हमला करवाया और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके मैं वहां से बच गया। अपने देवर की सारी बात सुनकर मुझे अब उससे नफरत होने लगी थी, क्योंकि वह एक दो नहीं बल्कि अनगिनत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। फिलहाल मैं उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उस वजह से मैंने पुलिस को फोन कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके लिए यही सजा बेहतर थी, क्योंकि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उस वजह से उसे उम्र कैद की सजा हो गई। मैंने वह घर भी छोड़ दिया था, क्योंकि वह मेहनत के पैसों की कमाई से नहीं खरीदा गया था। बुरे कामों का बुरा ही अंजाम होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।